हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले कक्षा में पिछले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले गति, क्या पढ़ चुके हैं? गति इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोशन। गति कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और गति के समीकरण क्या क्या हैं, हमने क्या पढ़ लिया था, किसमें? गति में पढ़ लिया था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? बल, ठीक है। और क्या पता? बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये जो गति हो रही थी, गति किस बल की वजह से हो रहा था, गति में कैसे बल की वजह से कैसे परिवर्तन हो रहा था, इन सब चीजों को हमने क्या पढ़ा था? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ लिया था हमने, ठीक है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि गति होती कैसे है, गति होती कितनी प्रकार की है, गति के समीकरण कौन से हैं। फिर हमने पढ़ा कि गति होती किसके कारण से है, गति किसके कारण से होती है, मतलब गति बल के कारण से होती है, ठीक है, हमने ये पढ़ा। और बल के कारण से गति के नियम के हमने पढ़ा, बल के कारण से गति में परिवर्तन कैसे होता है ये भी हमने पढ़ा था। दोस्तों इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेविटेशन बोलते हैं। और दोस्तों हम लोग जानते हैं, एक चीज और जानते हैं कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है, आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि कोई भी वस्तु, गेंद वूंद खेलते होंगे आप लोग, अगर किसी भी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या है, वो जमीन पे जरूर आके गिरती है, हमेशा आके क्या गिरती है? जमीन पे ही गिरती है। किसी भी वस्तु को कहीं भी फेंक दीजिए, कितना भी ऊपर फेंक दीजिए, कितना भी बल लगा के फेंक दीजिए, एक निश्चित ऊंचाई तक जाके फिर से वो कहाँ आएगी? सिर्फ जमीन के ऊपर ही वापस आ जाएगी, ठीक है। और दोस्तों आप लोग एक चीज और सुने होंगे और जानते होंगे कि सूर्य जो है अपना, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, इसके चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इसके चारों ओर क्या करते हैं? सभी ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। कोई भी ग्रह हो, इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, ये भी जानते हैं हम लोग। अब क्या है, चंद्रमा भी क्या करती है? वो पृथ्वी का करती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती है। वो सब कैसे लगाती है? अगर लगा रही है तो इनके बीच में कुछ तो बल कार्य कर रहा होगा, कोई तो बल होगा, ठीक है। यही हम जानेंगे उनके बीच में कौन सा बल है, ठीक है, किस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक। इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे हम लोग। इसके क्या क्या नियम हैं वो सब पढ़ेंगे, और इस नियम से वस्तुओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि अभी हम लोग क्या किए थे पिछले कक्षा में, जब हम लोग वृत्तीय गति पढ़ना था हमको, हमने क्या एक एग्जाम्पल आपको बताया था। आप क्या करिए, कोई एक रस्सी ले लीजिए, ये मान लीजिए रस्सी है, इसमें क्या करिए, पत्थर बांध लीजिए, और पत्थर बांध के क्या करिए, हाथ में लेके इसको घुमाइए गोल गोल, ठीक है। आप यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक, आप यहाँ हैं, ठीक है। इसको जब राउंड वैसे हम लोग घुमाते थे, एक निश्चित वेग से जब हम लोग घुमाते थे इसको, ये तो जब तक हम इसको हाथ में पकड़े हैं पत्थर को रस्सी के सहारे, तब तक क्या करता है? गोल गोल घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वो क्या करता है? एक किसी दिशा में जो इसके स्पर्श में होता है उस दिशा में चला जाता है, सीधा सरल रेखीय गति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार फिर से हम घुमाते हैं, दूसरी बार घुमा रहे थे, फिर छोड़ रहे थे, जब फिर छोड़ रहे थे फिर क्या होता है? मान लीजिए किसी और दूसरे दिशा में छोड़ा तो उस दिशा में स्पर्श रेखीय गति में चला जाता था, मतलब ये सरल रेखीय गति में परिवर्तित हो जाता था। फिर इसी प्रकार मान लीजिए हमने घुमा के फिर छोड़ा, किसी और दिशा में छोड़ा था तो ये इधर चला गया था, मान लीजिए, फिर इस पत्थर को मान लीजिए इधर ला के हमने छोड़ दिया तो इस दिशा में चला जाता था। मतलब क्या है कि हम लोग जिस दिशा में छोड़ते थे उस दिशा में क्या करता था? ये सरल रेखीय गति प्राप्त कर लेता था। अब ये जो हम लोग रस्सी को पकड़े हैं और ये पत्थर जो घुमा रहे थे हम लोग रस्सी के सहारे, जो गोल गोल घूम रहा था, वो किस वजह से घूम रहा था? कि इसके केंद्र की ओर एक बल कार्य कर रहा था। कौन सा बल कार्य कर रहा था? अभिकेंद्र बल, ठीक है, अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा था।
इसी की वजह से ये क्या कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था। और दोस्तों एक चीज और जान लीजिए, अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय गति में है, कोई भी वस्तु वृत्तीय गति में है, तो उसके केंद्र की ओर, इसके केंद्र की ओर हमेशा कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। और वृत्त के बाहर की ओर कौन सा बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, ठीक है। इसको अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय में कंफ्यूजन मत रहिएगा। अगर कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में है उस पर क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्र बल हमेशा कार्य करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण किसको कहते हैं, आइए जानते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं। जिस बल के कारण क्या करते हैं, जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मान लीजिए क्या था अभी हमने, ये हो गया पृथ्वी, ठीक है, और ये क्या हो गया, चंद्रमा। एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, और पृथ्वी क्या करता है, चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। ये कौन सा है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करता है, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। आकर्षित कर रहा मतलब इन दोनों के बीच जो बल लगता है कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। अब क्या है, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए क्या है कि पृथ्वी के जो है चारों ओर चंद्रमा हमेशा क्या है, ये चक्कर लगा रही है। इसी आकर्षण बल के कारण क्या है, ये चक्कर लगाती रहती है। अगर ये बल आकर्षण बल दोनों के बीच नहीं कार्य करता तो चंद्रमा कहीं और चली जाती सरल रेखीय गति में और पृथ्वी कहीं और रहता, ठीक है। इस आकर्षण बल के कारण ही क्या करता है, जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। आप लोग बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है पृथ्वी जो है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिए, जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होता है, आकर्षण का होता है। आकर्षण का मतलब एक दूसरे को खींचती है अपनी ओर, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे लोग इधर क्यों नहीं खींचता रही है, क्यों आप पास पास क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि जितना धीरे धीरे दूरी बढ़ता जाएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जितना धीरे धीरे दूरी बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होता है, बल धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है, उतना ही बल धीरे धीरे कम होता जाता है। इनका क्या है, द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनका त्रिज्या भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या है, इसलिए मतलब कि इतना बल नहीं लगता है कि ये लोग एक दूसरे के खींच पाए, लेकिन इतना बल जरूर लगता है कि ये लोग एक दूसरे से दूर न जाएं, ठीक है। इतना बल जरूर पा जाते हैं लोग, इतना बल जरूर लगा लेते हैं दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे से अलग न हो, एक दूसरे से दूर न जाए, जितनी दूरी पर है वहीं पर बने रहें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक और क्या है, मतलब मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु जिसका हल्का सा भी द्रव्यमान है, कोई भी वस्तु, एक चींटी भी है, एक मतलब धूल का कण भी है, उस पे अगर उसका हल्का सा भी द्रव्यमान है तो उसका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जरूर होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल अपना खुद का जरूर होगा। भले ही वो किसी को न खींच पाए, सबकी ओर खींच जाए वो, लेकिन उसका अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल जरूर होता है। जिस वस्तु का भी द्रव्यमान है, जिस वस्तु का भी द्रव्यमान है उसका गुरुत्वाकर्षण बल जरूर होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं। जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। उसको हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच उपस्थित कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं के बीच उपस्थित आकर्षण बल होता है, ठीक है। इतना पता हो गया। अभी हमने आपको बताया था हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है। कोई भी वस्तु है जिसका भी द्रव्यमान है, जिसका भी हल्का सा भी द्रव्यमान है, उसका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जरूर होगा।
अगर द्रव्यमान है तो उस वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल भी जरूर होगा। इत्तू सा भी मतलब क्या, जितना भी छोटा हो, इत्तू सा भी अगर होगा, इत्तू सा भी अगर होगा तो क्या होगा, अगर इत्तू सा भी वस्तु है तो उसमें क्या होगा, उसमें द्रव्यमान है। अगर इत्तू सा भी वस्तु है और उसमें द्रव्यमान है तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जरूर होगा। जरूर से जरूर होगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए इतना समझ गए हम लोग। आइए देख लेते हैं, मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, उनमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो एक दूसरे क्या रखेंगे, मतलब मान लीजिए कि अगर वो बांध के नहीं रखें, लेकिन उसमें क्या होता है, आप और दो वस्तु, जितना आप और का फ्रेंड भी बैठा है अगर, ठीक है, आप भी बैठे हैं, आपका फ्रेंड भी बैठा है, ठीक है, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड है। ये आप हैं, आपका कौन हो गया, फ्रेंड हो गया। आप दोनों भी अगर बैठे हैं, आपका आप हो गए या आपका फ्रेंड हो गया, आप दोनों भी अगर एक दूसरे के पास में बैठे हैं तो आप दोनों के बीच में भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। लेकिन आप बोलेंगे कि हम दोनों एक दूसरे खींच क्यों नहीं रहे हैं, तो भाई हम सबका जो आपका है द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, उनका भी द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल उसकी तुलना में बहुत कम है। जितना द्रव्यमान है उसकी तुलना में क्या है, हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए क्या करता है कि एक दूसरे को आप लोग नहीं खींचते, नहीं तो चुंबक की तरह क्या होते हैं, सबको, जितने भी दुनिया में आदमी सब लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, इसलिए चिपक जाते हैं। इसलिए क्या है कि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लग रहा है। इसलिए क्या है कि एक दूसरे को हम लोग आकर्षित नहीं कर पाते हैं। और दूसरा है, मान लीजिए एक कोई वस्तु है, एक ये कोई वस्तु है और एक कोई वस्तु है, इन दोनों वस्तुओं के बीच क्या करता है, इनके बीच भी क्या है, आकर्षण बल लग रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन एक दूसरे को लोग नहीं खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। क्यों, मतलब खींच रहे हैं लेकिन एक दूसरे से चिपक नहीं पा रहे हैं, नहीं चिपक सकते, क्योंकि इनके भी जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो मतलब न के बराबर, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि दूसरे के खींच ले एक दूसरे की तरफ। ठीक है, न के बराबर, जिसमें जिस वस्तु में बहुत ज़्यादा लग जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल उसमें क्या होगा, वो खींच लेगा। जैसे क्या है, पृथ्वी, ये अपना पृथ्वी हो गया, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत है, ठीक है, किसी वस्तु की तुलना में, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान बहुत कम है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभी आप लोगों ने पता भी जान जाएंगे। इसलिए कोई भी वस्तु जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की कार्य क्या होती है, वो पृथ्वी पर नीचे आ जाती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्या देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कितने दिया है दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन सर ने दिया था। किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन सर ने दिया था। इनका नियम क्या कहता है, यदि दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, यदि दो पिंड हैं, दो पिंड वस्तु या दो ग्रह हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो लगने वाला होगा, जो बल, जो उनके बीच जो लगने वाला क्या होगा, बल, उनके द्रव्यमान के, जो उनका द्रव्यमान होगा, मास होगा, उसके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, उन दो पिंडों के बीच की दूरी को, उन दो पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मान लीजिए इस लॉ के अनुसार क्या होता है, एक वस्तु ये है, ठीक है, और दूसरी वस्तु क्या है, ये है, ठीक, ये दोनों वस्तु हैं। इसका मान लीजिए द्रव्यमान कितना है, m1 है, इसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए, इनके बीच की दूरी मान लीजिए कितना है, r है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है न्यूटन जी का, ये बोलता है यदि दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या कहना चाह रहा है, देखिए, या प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यही कह रहा है कि दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है उस पर जो बल लग रहा है उसके क्या है, ये समानुपाती है। ठीक है,
यही ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई दो वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित करती हैं दूसरे को, तो उनके द्रव्यमान का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होगा, समानुपाती होगा। दूसरा चीज क्या कर रहा है, उन दोनों वस्तुओं या पिंडों के बीच की दूरी, उन दोनों वस्तुओं या पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये जो बल होगा उसके जो बीच की दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। वर्ग हो गया r², इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या हो गया, उल्टा, यह प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। इस बल में, इस नियम में यही है और कुछ नहीं है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब थ्योरी ग्रुप में लिखेंगे, फिर इसको देखेंगे, डेरिवेशन करेंगे। एक हमारा फिर आएगा मतलब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक भी आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल जी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका मात्रक भी हम लोग निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। आइए पहले हम इसको परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा, जब दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों के बीच होते हैं, एक केंद्र को मिलाने वाली रेखा के सीध में लगती है। ठीक है, इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के सीध में लगती है। बल किधर लगेगी, ये क्या करेगी, ये अपने आप को इसको क्या करेगी, इधर खींचेगी, और ये क्या करेगी, इधर खींचेगी। ठीक है, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, मान लीजिए ऐसा खींच रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपको प्रतिकर्षण दिखने लगेगा। ठीक है, ये इसको इधर खींच रहा है, इसको ये इधर खींच रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। जब दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के देखिए द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों के मिलने वाली दिशा में कार्य करता है। दोनों पिंडों की मिलने वाली दिशा मतलब यह बल इस दिशा में कार्य करेगा, इधर मिल रहे हैं इधर कार्य करेगा, एक दूसरे के तरफ कार्य करेगा। ठीक है, ठीक, इतना समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया हमने क्या है कि दो पिंड A और B है, दो पिंड A और B हैं जिनका द्रव्यमान का क्या है, m1 है और m2 है, और उनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो ठीक है, इतना मान लिया। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया था, मान लिया था कि एक वस्तु A है, दूसरा वस्तु m1 है, इसका द्रव्यमान m1 है, एक वस्तु B जिसका द्रव्यमान m2 है, और उनके बीच की दूरी r² है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, तब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जब हमने मान लिया कि द्रव्यमान m1 है और द्रव्यमान m2 है, उनके बीच की दूरी r है तथा उनके बीच जो बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का बल जो लग रहा है वो क्या है, F है। तो क्या कहा था, अभी सीधे में क्या लिखे थे, जो उनके बीच जो बल लग रहा है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है। देखिए द्रव्यमानों के गुणनफल की क्या कर लिया हमने, समानुपाती कर लिया। मान लीजिए क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बीच की दूरी का वर्ग हो गया r², इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/r²। मान लीजिए इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। दोस्तों क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, मान लीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो f का f ही रहेगा। मतलब इसमें जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जोड़ दें, ये देखिए प्रोपोर्शनल की साइड इतना है और इसके क्या है, इस साइड है, तो लिखेंगे क्या है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यार, इन दोनों को अगर हम मिला दें, इसको क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ये देखते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखिए f के प्रोपोर्शनल क्या है, m1 × m2, और f के प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r²। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों में f कॉमन मान लीजिए, क्या लिख सकते हैं, तब f प्रोपोर्शनल टू m1 × m2/r²। इसको r² क्या लिख दिया, कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं हम क्या करते हैं, उसमें एक नियतांक हम लोग जोड़ते हैं। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा के जब हम बराबर का चिन्ह लाएंगे तो उसमें एक नियतांक लग जाता है। वो नियतांक क्या होगा, कैपिटल G होगा। वो नियतांक क्या होगा, कैपिटल G होगा।
अब देखिए क्या हो जाएगा, F बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का क्या है, नियतांक है। जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। दोस्तों देखिए क्या आ जाएगा, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, जहाँ जी क्या है, एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। ठीक है, और जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी का मात्रक क्या होता है, अगर जी का मात्रक आपसे पूछ लेगा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैसे आएगा, आइए इस फार्मूला से हम लोग देखते हैं। जी बराबर इतना मान कैसे आएगा, मान तो बाद में देखेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग कितना मान कैसे आया इसका। लेकिन अभी हम जो देखते हैं कि मात्रक कैसे आएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक कैसे आएगा। देखिए अब क्या है दोस्तों, समीकरण क्या है, F बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जी फिर m1 फिर क्या हो जाएगा, ऐसे सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होगा, हमने गलत लिख दिया था। ये क्या हो गया, m2। तब क्या हो गया, देखिए हमको किसका मान निकालना है इसमें, जी का। जी बराबर तब क्या हो जाएगा, m1 m2 किधर लाएंगे, इधर गुणा में क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए यहाँ F इंटू आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, जी सॉरी m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा, जी। दोस्तों किसी का भी मात्रक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिसका जो मात्रक होता है उसका हम लोग मात्रक क्या करते हैं, रखते चले जाते हैं। आइए देखते हैं, अब देखते हैं कैसे आता है। अब देखिए जी बराबर लिखते हैं, जी बराबर, देखिए बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, मान लीजिए हिंदी में लिख लेते हैं, क्या होता है, न्यूटन। ये आर क्या है, आर एक क्या है, दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा। क्या होता है, किग्रा। दूसरे भी कोई भी द्रव्यमान हो उसका भी मात्रक क्या होगा, किग्रा, मतलब किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए जी बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, न्यूटन। अब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पे, मीटर स्क्वायर बटा में। अब देखिए क्या हो जाएगा, किग्रा का जब किग्रा में गुणा होगा किग्रा स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका मात्रक आ गया, इसी तरह से इसका मात्रक आया है। जी बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। जी का मतलब क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। कैसे आ गया आप लोग देख लिए। और जी का मान क्या होता है, जी बराबर 6.67 गुणित 10 के घाते -11 क्या होता है, अब हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, कितना समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ तक तो हम लोग याद कर लिए हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर जी का मात्रक हो गया, जी का मान हमको पता हो गया। दोस्तों अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, केपलर का ग्रहों के गति विषयक संबंधी नियम पढ़ेंगे। केपलर का ग्रहों के गति विषयक संबंधी नियम। केपलर ने क्या किया था कि दो ग्रहों के बीच, ठीक है, जो बल कार्य करता है उनके लिए उसने क्या किया था, 3 नियम दिया था। केपलर ने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों के गति संबंधी कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। जो केपलर द साइंटिस्ट था उसने क्या दिया था, जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले किसी वस्तु या ग्रह के मतलब कि बारे में कितना गति संबंधी नियम दिया। उसने कितना नियम दिया, 3 नियम दिया। उसने 3 नियम दिया था। प्रथम नियम था कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम कह लीजिए या तो प्रथम नियम कह लीजिए, क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। उसमें क्या कहा था, प्रत्येक ग्रह जो होता है, प्रत्येक ग्रह क्या होता है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है, परिक्रमण करता है, तथा
सूर्य दीर्घवृत्ताकार मतलब दीर्घवृत्त के किसी फोकस पर क्या होता है, किसी फोकस पर होता है, जो उसका सूर्य होता है, जो सूर्य जो मान लीजिए कोई एक ग्रह इसका सूर्य का परिक्रमण कर रहा है, तो सूर्य के जब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो सूर्य क्या होता है, उसके एक फोकस पर स्थित होता है, दीर्घ अक्ष पे कहीं भी हो सकता है। सूर्य दीर्घ अक्ष पे कहीं भी होगा, लघु अक्ष पे कभी नहीं होगा, दीर्घ अक्ष पे होगा। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष क्या होगा, जब हम पढ़ाने लगेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केपलर का ग्रहों के गति संबंधी प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी ग्रह को मान लीजिए सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में क्या करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। कैसे करती है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक, एक ये हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, तीसरा नियम क्या कहता है कि सूर्य के परितः किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, सूर्य के परितः जो कोई ग्रह परिक्रमण कर रहा है उसके परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है, परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घ अक्ष अर्ध दीर्घ अक्ष के मतलब अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब जो दीर्घ अक्ष मान लीजिए 2b 2a हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अर्ध मतलब आधा a, अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कहना क्या चाह रहा है इतना बड़ा थ्योरी में, t² प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, t² प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। ठीक है, यही कहना चाहता है, कह रहा है कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है तो उसका परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घ अक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष के आधे के, जो दीर्घ अक्ष का आधा होगा उसके घन के तृतीय घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही तीनों नियम है दोस्तों। हम लोग ये नियम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैंने आप लोगों को बस मोटा मोटी बता दिया है ताकि आप लोग आगे से भी पढ़े रहें, ताकि आप लोग जब मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों मैं अभी अपने मैथ का भी क्लास कंटिन्यू किया हूँ, फिजिक्स का भी कंटिन्यू रखा हूँ, साथ में मैंने रीजनिंग की भी क्लास क्या की है, कंटिन्यू रखी है, जो कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ दिशा एवं दूरी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।